नमस्कार मित्रों, आज हम लोग स्नातकोत्तर हिंदी पेपर 7 भाषा विज्ञान के कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, भाषा की परिभाषा देते हुए उसके स्वरूप की विवेचना कीजिए। अथवा इसी को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, भाषा की परिभाषा देते हुए इसके अभिलक्षण बताइए। अथवा इसको और तरीके से पूछा जा सकता है, भाषा के अभिलक्षण संक्षेप में लिखिए। तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं बच्चों। मानव एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के कारण उसे आपस में हमेशा ही विचार विनिमय करना पड़ता है। कभी वह शब्दों अथवा वाक्यों द्वारा अपने आप को प्रकट करता है, तो कभी सिर हिलाने से उसका काम चल जाता है। जिस प्रकार से रेलवे गार्ड और रेल चालक का विचार विनिमय झंडियों द्वारा होता है, इसी प्रकार बहुत से जो भाषाएं होती है वो मुख्य भाषाएं होती है, जैसे हाथ से संकेत, करतल ध्वनि, आँख मिचकाना, खांसना, मुंह बनाना तथा गहरी सांस लेना आदि अनेक प्रकार के साधनों से हमारे विचार विनिमय का काम चलता रहता है। ऐसे ही यदि पूर्व से निश्चित कर लिया जाए तो स्वाद या गंध द्वारा भी अपनी बात कही जा सकती है। यदि इसकी परिभाषा की बात करें, भाषा की परिभाषा, तो कहता है, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। किंतु भाषा विज्ञान में हम जिस भाषा का अध्ययन विश्लेषण करते हैं वह इतनी विस्तृत नहीं है। उसमें हम उन सभी साधनों को नहीं लेते जिनके द्वारा विचार को व्यक्त करते हैं, और ना उसे लिया जाता है जिसके द्वारा हम सोचते हैं। अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो बोली और सुनी जाती है। भाषा की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट जो परिभाषा है, कहता है, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। यदि हम लोग भाषा की बात करें, इसकी परिभाषा की बात करें, तो अनेक विद्वान ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हुई है, जिसमें प्लेटो कहते हैं, विचार आत्मा की मुख्य अथवा अध्वन्यात्मक बातचीत है जो ध्वन्यात्मक बनकर होठों पर प्रकट होते ही भाषा कहलाती है। दूसरे विद्वान हैं कामता प्रसाद गुरु। वे कहते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकता है। यदि हम लोग
भाषा की संकल्पना करें तो भाषा का संबंध 3 प्रकार के होते हैं। पहला, भौतिक संबंध, जैसे कि पानी और बर्फ में होता है। दूसरा, भावात्मक संबंध, जैसे मूर्ति और श्रद्धा में होती है। इसी प्रकार तीसरा, यादृच्छिक संबंध, यह भाषिक प्रतीकों और उसकी मानसिक संकल्पना में होता है। जैसे आग की संकल्पना और आग शब्द में संबंध होता है। भाषा एक व्यवस्था मानी गई है, उसके अपने विशिष्ट नियम होते हैं जिससे उस भाषा के सभी बोलने वाले परिचित होते हैं। इसीलिए वक्ता जो कुछ कहता है श्रोता वैसा ही समझता है। अब यदि हम लोग भाषाओं की बात करें तो भाषा अनेक प्रकार की होती है। सबसे पहले भाषा के जो मूल तत्व हैं उसमें कहता है कि भाषा विचार विनिमय का साधन है, वह वक्ता के विचारों को श्रोता तक पहुंचाती है। दूसरा इसका मूल तत्व है, भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के उच्चारण अवयवों से निःसृत ध्वनि समूह है। अब बात करते हैं मानव भाषा की। तो मानव भाषा और उसके अभिलक्षण पर विचार करने के लिए यह अनिवार्य होगा कि पहले हम लोग मानवेतर भाषाओं का संक्षिप्त अध्ययन कर लें। मानवेतर भाषा कहता है, ऐसा भाषा केवल मानव के ही पास है, किंतु ऐसी बात नहीं है। मानवेतर कई प्राणी किसी न किसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किया करते हैं। यही नहीं, पेड़ पौधों की भी भाषा का अनुमान लगाया गया है। यहाँ इनमें से कुछ पर अत्यंत संक्षेप में विवेचन करेंगे। अब पहली बात फर्स्ट जो आता है, मधुमक्खियों की भाषा। अब हम लोगों को लगता है कि ये मधुमक्खियों का भाषा कैसे हो सकता है। तो मानवेतर भाषाओं में मधुमक्खियों की भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। मधुमक्खियाँ अपने साथ की मधुमक्खियों को अपनी सांकेतिक भाषा के द्वारा कई तरह की सूचनाएं देती हैं। मान लें, एक मधुमक्खी उड़ते उड़ते कहीं दूर चली गई तथा उसे वहाँ काफ़ी फूल मिल गए जिनसे खाद्य सामग्री ली जा सकती है। तो वह लौटकर अपने छत्ते पर आएगी और वहाँ विभिन्न प्रकार के नृत्य करके, अर्थात नृत्य भाषा के माध्यम से अपने सहयोगियों को एक तो इस बात की सूचना देगी कि खाद्य सामग्री छत्ते से किस दिशा में है तथा दूसरे वह लगभग कितनी दूर है। यही नहीं, कभी कभी वे यह भी संकेत देती हैं कि उस स्थान पर खाद्य सामग्री किस प्रकार की है। दूसरी बात करते हैं हम लोग पक्षियों की भाषा। तो प्राचीन से पक्षियों के बोलने तथा गाने की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित होता रहा है। इसी कारण पौराणिक कथाओं तथा लोक साहित्य में पक्षियों के बोलने तथा गाने से संबंध अनेक किस्से मिलते हैं। भाषा के रूप में पक्षी मुख्यतः 2 प्रकार की ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। एक तो संगीतात्मक होती है, जिसे पक्षियों का गाना या पक्षी गान कहते हैं। दूसरी संगीतात्मक ना होकर सामान्य होती है, जिसे पक्षियों का बोलना या पक्षी पुकार कह सकते हैं। नर पक्षी एक तो सहवास ऋतु में अपनी साथिन को अपने पास बुलाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। जिस तरह मानव भाषा में अलग अलग क्षेत्रों में एक ही भाषा की अलग अलग बोलियां पाई जाती हैं,
उसी प्रकार पक्षियों के गाने में भी बोलियां पाई जाती हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग डॉल्फिन की भाषा। डॉल्फिन की भाषा यह एक प्रकार की मछली है। यह भी तरह तरह की आवाज़ें करती है, किंतु उन ध्वनियों का प्रयोग अन्य डॉल्फिनों से कुछ कहने के लिए नहीं होता, बल्कि वे आवाज़ें रास्ते में आने वाली चीज़ों का उसे पता देती है। रडार की तरह कुछ ध्वनियाँ उसके मुंह से परेशानी में सहज ही निकल जाती हैं तथा कुछ सहवास ऋतु में मादा डॉल्फिन को पास आने का संकेत देने के लिए होती है। अब बात करते हैं हम लोग पेड़ पौधों की भाषा की। तो विज्ञान की उन्नति के पूर्व पेड़ पौधे जड़ माने जाते थे। अपने यहाँ भारतीय परंपरा में जड़ चेतना की संकल्पना में जड़ में पेड़ पौधे भी आते हैं। आधुनिक काल में बीज आदि से पेड़ पौधों के जन्मने, बढ़ने और फिर सूख जाने की ओर लोगों का ध्यान जाने पर यह माना जाने लगा कि पेड़ पौधे भी जड़ नहीं होते। हाँ, यह अवश्य है कि उनकी चेतना एक विशिष्ट प्रकार की होती है जो मनुष्य या अन्य जीवों से भिन्न प्रकार की होती है। यह मान्यता को प्रामाणिक आधार प्रदान किया प्रसिद्ध भारतीय वनस्पति शास्त्रवेत्ता जगदीश चंद्र बसु ने। तो इस प्रकार से मित्रों, भाषा की परिभाषा अनेक जीवों की बोलियां, पक्षियों, मछलियों, पेड़ पौधे तथा मधुमक्खियों के बारे में हम लोगों ने आज सीखा।